हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं और पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो आज कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क देते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा आप सभी लोग। तो जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे उससे हट के थोड़ा सा क्वेश्चन होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैसे किया जाता है ये आपको ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, सोडियम है, ये Na है, सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं, प्लस ये H2O है और इधर प्रतिफल बनता है NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 लिख देते हैं इनका नाम। ये सोडियम है, सोडियम, ये जल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोजन है। इसको बैलेंस करना है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे कि इधर जो तत्व भाग लिए हैं उनको इस साइड लिखना है और जो तत्व इस साइड है उनको इस साइड लिखना है। तो इस समीकरण में थोड़ा सा अगर आपको इस साइड में OH मिल जाए तो, और इस साइड में H2O है, या इस साइड में OH मिल जाए, इस साइड में H2O है, तो इस H2O को क्या करेंगे, OH के रूप में लिख लेंगे। जैसे हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, देखिए सोडियम प्लस OH ऐसे लिखेंगे H2O को, ये बनेगा NaOH प्लस H2। अब इसको क्या करेंगे कि दोनों तरफ लिखेंगे। इधर सोडियम कितने परमाणु है, सोडियम के 1 परमाणु है। इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो 1 परमाणु है हाइड्रोजन के। OH के कितने परमाणु है, तो 1 परमाणु है। अगर इस तरह से चाहे OH इधर मिले और या OH इधर मिले, कहीं भी मिले, और उसमें H2O है और दोनों तरफ OH नहीं है, तो H2O को क्या कर लेंगे, HOH के फॉर्म में तोड़ लेंगे। यहाँ से इधर देखते हैं, इधर सोडियम कितना है, 1 है। H कितना है, तो इधर 2 है, H 2 है। OH कितना है, तो इधर 1 है। तो संतुलित कौन नहीं है, सोडियम के दोनों तरफ परमाणु संतुलित है, OH के दोनों तरफ परमाणु संतुलित है, तो संतुलित क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो इधर से इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 1 हाइड्रोजन है, तो इधर 2 करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2। तो 2 ये कहाँ मल्टीप्लाई किया, इसमें, तो यहाँ पे लिख देंगे। मल्टीप्लाई हमेशा आगे करते हैं। अब देखिए इधर 2H हो गया, इधर भी 2H हो गया। इधर हाइड्रोक्साइड OH कितना है, तो ये 2 से OH में भी मल्टीप्लाई है, तो OH कितना है, 2 है, 2 OH है। तो यानी इसमें भी हमारे पास इधर कितना है, 2 OH है। तो इधर भी कितना होना चाहिए, 2 OH होना चाहिए। तो 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 2 का इधर तो है ही, अब ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 2NaOH। अब इधर सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। इधर सोडियम कितना है, 1 है, तो इधर भी 2 का हम मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 2, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और ये हो जाएगा। देखिए इधर 2 2 2, इधर भी 2 2 2, दोनों तरफ, यानी ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और एक और इक्वेशन देते हैं, ये तो इस तरह का था। अगला देखिए, अगला भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे पास है PbO प्लस HNO3 कन्वर्टेड इनटू, ये बनाता है PbNO3 का ट्वाइस प्लस H2O।
अब आपको दिख गया होगा कि NO3 को एक साथ लेना है यहाँ पे। NO3 को ये नहीं कि N अलग लेंगे O अलग लेंगे, NO3 को एक साथ लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं इधर Pb कितना है, लेड के परमाणु कितने हैं, 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, तो 1 है। NO3 के कितने हैं, तो 1 है। NO3 एक काउंट करेंगे, ये नहीं कि 3 काउंट अलग करेंगे, एक ही में करेंगे NO3। इधर Pb कितना है, 1 है। उसके बाद इधर हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, तो 1 है, सॉरी 1 है यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये NO3 के साथ, ये तो इसके साथ है। इधर NO3 कितना है, तो 2 है। अब देखो इसमें संतुलन कौन नहीं है, हाइड्रोजन संतुलन नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा, और NO3 संतुलन नहीं है। तो चाहे तो हाइड्रोजन को संतुलित करें, चाहे तो NO3 को संतुलित करें, किसी एक को भी संतुलित कर सकते हैं। तो हम पहले NO3 का संतुलित करते हैं। तो इधर 2 है, तो इधर भी क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर कितना हो जाएगा, 2। तो अब ये NO3 कहाँ है, इसमें है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, यानी इसमें भी हम कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, यानी ये भी संतुलित हो गया। अब देखिए इधर, अब तो बाकी सब संतुलित हो गए, ठीक है। Pb, अब ये संतुलित समीकरण हो गया। बहुत इजी था, अब ये बहुत आसान था। तो ये आपको ध्यान देना होगा ये सब बातें, और ये इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग। तो कुछ होमवर्क देते हैं और आप इस पर होमवर्क कीजिएगा। समीकरण हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ समीकरण हमारे पास हैं जो कि आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। पहला समीकरण है, देखिए HW, पहला है एल्युमिनियम प्लस H2SO4 कन्वर्टेड इनटू एल्युमिनियम Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2, ये आपको SO4 एक साथ लेना है, देख लीजिए यहाँ पर। दूसरा है KClO3 पोटेशियम क्लोरीन, ये 3 है, कन्वर्टेड इनटू, ये कैटालिस्ट है MnO2, इसको संतुलित नहीं करना है, KCl+O2। अगला है तीसरा CA+H2O कन्वर्टेड इनटू CaOH ट्वाइस प्लस H2। अब आपको देखिए यहाँ पर H को क्या करना है, H2 को क्या करेंगे, इसके रूप में HOH को रूप में बदलना है। चौथा है Fe प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू, ये बदलता है किसमें, Fe3O4 प्लस H2, ये हो जाएगा। अगला है पांचवा N2 प्लस H2, ये बदलेगा आपका NH3 में, NH3 में बदलेगा। एक और समीकरण दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, ये MnO2 Mn मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2
प्लस H2। और लिखिए Cu, क्वेश्चन नंबर अभी दिखाई नहीं दे रहा, 7 Cu प्लस HNO3। अब यहाँ पे देखिए NO3 आपको एक साथ लेना होगा, CuNO3 का ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O प्लस H2O, ये चीज़ है। और भी आपको देते हैं क्वेश्चन। और सारा क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। इधर 7 था, इधर 8 नंबर लिखिए। HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस बदलता ये बनाता है CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, ये बनता है। 9 देखिए, NaOH प्लस H2SO4 ये बनाता है Na2SO4 प्लस H2O। 10 NaCl सोडियम क्लोराइड, ये खाने वाला नमक का सूत्र है, प्लस AgNO3 ये बदलता है AgCl प्लस NaNO3। इतना समीकरण आपको संतुलित करना है, और भी आपको समीकरण मिल जाएगा। पहले इतना संतुलित कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अपने बुक से देखकर। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें और आगे बढ़ाते हैं क्लास को। और अगला हमारा टॉपिक है, शायद हम लोग यही रासायनिक समीकरण तक ही पढ़े थे। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरणों को अधिक सूचनात्मक बनाना। तो यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। तो सूचनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, तो पहले हेडिंग लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना।
मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन, मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, इसको सूचनात्मक बनाने के लिए कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई अभिक्रिया है यहाँ पे, तो कोई मेरे पास ये अभिक्रिया दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये Mg है, मैग्नीशियम है, प्लस H2SO4 MgSO4 प्लस H2। तो अगर हम पूछें कि Mg कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, ये H2 कैसा है, क्या है, ये क्या है, तो इससे कुछ नहीं पता चलता। लेकिन इसी के बगल में अगर हम यहाँ पे लिख दें ब्रैकेट में S से सॉलिड होता है, S से क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस। यहाँ पर लिख दें AQ का मतलब होता है एक्वस का मतलब होता है पानी, जलीय। तो ये कैसा है, जलीय है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक क्यू लिखा गया। यानी अगर ब्रैकेट में उसके सामने एक क्यू लिख दें या सॉलिड लिख दें, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। तो ये गैस है। और जी अगर नहीं लिख रहे हैं तो गैस को हम तीर द्वारा ऊपर दिखा देते हैं कि ये गैस है, उड़ जाएगा, ये चीज है। तो सूचनात्मक बनाने के लिए हमको यहाँ पे अगर एस लिख दिया गया तो पता चल गया कि सोडियम कैसा है, सॉलिड है। यहाँ पे ए क्यू लिख दिया गया तो पता क्या है, ये कैसा H2SO4 है, तो जलीय है, यानी जल में घुला हुआ है। MgSO4 यहाँ पर कैसा है, तो ये भी जल में घुला हुआ है। तो यहाँ से एस, ए क्यू और जी लिखने से हमको पता चल गया कि कौन सा पदार्थ कैसा है। तो यहाँ पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो ये क्या है, इनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्रियाकारक या अभिकारक है और ये उत्पाद है। इनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके सामने ब्रैकेट में ठोस को S लिखते हैं, जलीय को या द्रव को L लिखते हैं, या जलीय को अगर द्रव रहेगा तो L लिखेंगे। तो इनकी भौतिक अवस्थाओं को पता करने के लिए अभिक्रिया में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्रियाकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए निम्न चिन्हों को बताने के लिए निम्न प्रतीकों को उस अभिक्रिया यहाँ से लिख देते हैं इसके नीचे में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों के साथ कोष्टक में
लिख देते हैं, लिख देते हैं। जैसे अगर वो ठोस, ठोस के लिए हम यूज करते हैं, ठोस के लिए प्रयोग करते हैं सॉलिड यानी एस प्रयोग करते हैं। गैस के लिए यूज करते हैं या द्रव के गैस के लिए यूज करते हैं, गैस के लिए GAS, गैस के लिए स्मॉल g लिख देते हैं या तीर का निशान लगा देते हैं। द्रव के लिए, तो द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक्विड, लिक्विड, और तो इसके लिए L लिख देते हैं। अगर जलीय है, वो कैसा विलयन है, जलीय विलयन के लिए, जलीय विलयन, अगर जलीय विलयन है तो इसको लिखते हैं AQ, AQ, AQ का मतलब होता है एक्वस, यानी AQ लिख देते हैं उनके सामने। जैसे जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, Mg प्लस H2SO4 बदल गया, ये बना लिया MgSO4 का थ्राइस, सॉरी थ्राइस नहीं रहेगा, प्लस H2। तो अगर पूछे कि सोडियम कैसा है, ये मैग्नीशियम कहता है, तो आप यहाँ पे S लिख दोगे। S लिखने का मतलब मैग्नीशियम कैसा है, सॉलिड है। यहाँ पर AQ लिख दिए, AQ लिख दिए, यानी ये इसका विलयन कैसा है, ये कैसा है विलयन, यानी ये जल में घुला हुआ है। यहाँ पर भी क्या लिख दिए, AQ, तो ये कैसा है, जल में घुला हुआ है। यहाँ पर या तो G लिख लो या तो H, ये तीर का निशान बना दो। अब इसमें ये देखिए, इसका पॉइंट, इसमें भी एक और चीज लिखते हैं, दूसरा पॉइंट, कि जो अवक्षेप बनता है उसको एस से न लिखकर तीर द्वारा दिखाते हैं। अगर अवक्षेप प्राप्त होगा, अगर समीकरण में क्या प्राप्त हो जाए, अवक्षेप, अवक्षेप प्राप्त हो जाए, अवक्षेप प्राप्त हो जाए, तो उसके द्वारा नीचे की, उसको दर्शाने के लिए नीचे के तीर लगाते हैं या एस लिखते हैं। गैस प्राप्त होता है, और गैस प्राप्त होता है, गैस प्राप्त होता है, तो उसके लिए ऊपर की ओर तीर लगाते हैं या G लिखते हैं। ये चीज है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे देख लीजिए, तो अगर अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, इस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होगा। अवक्षेप प्राप्त, हम बताए थे कि अवक्षेप क्या होता है, कि अवक्षेप उसे कहते हैं जो कि विलयन में ठोस के रूप में प्राप्त हो और निकाल दिया जाए, उसको नीचे बैठ जाए, उसको अवक्षेप कहते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि अभिक्रिया की परिस्थिति, अब आपको बताना है कि ताप है कि दाब है, कितना है ताप। तो अभिक्रिया की परिस्थिति एवं उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर मान लीजिए कि हमको कोई अभिक्रिया लिखना है, तो अगर उसको ताप दिया जाए या दाब दिया जाए या कितना, कौन से उत्प्रेरक उस पे है, तो हम क्या करते हैं कि अभिक्रिया में यहाँ पे लिख देते हैं, अभिक्रिया, अभिक्रिया यहाँ पे सॉरी में रहेगा, अभिक्रिया में प्रयुक्त ताप दाब, प्रयुक्त ताप दाब तथा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे, तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं, लिखते हैं।
जैसे जैसे N2 प्लस H2 NH3। तो पहले तो इसको संतुलित करते हैं। नाइट्रोजन क्या है, इसकी भौतिक अवस्था लिखते हैं, तो गैस है। हाइड्रोजन क्या है, तो गैस है। ये क्या है, तो गैस है, ये भी गैस है। अब संतुलित करते हैं। इधर इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 है। इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो इधर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन कितना, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है, इस अभिक्रिया में प्रयुक्त ताप दाब उत्प्रेरक को तीर के क्या लिखते हैं, ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया ये घटित होती है या होती है, तो ये 200 वायुमंडलीय दाब पर होती है। वायुमंडल दाब, ये तो ये तीर के ऊपर लिखा जाता है। कितने ताप पर होती है, तो 5 डिग्री सेल्सियस पर होती है, 5 डिग्री सेल्सियस पर होती है। और कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, तो इसमें हम Fe लोहे का चूर्ण लगाते हैं, चूर्ण। तो ये तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाएगा, ये चीज है सब। अगला पॉइंट देखते हैं। यानी देखिए 2 पॉइंट अभी तक हमने देखा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के या यौगिकों को भौतिक अवस्था को बताने के लिए हम उसके सामने क्या लिखते हैं, सॉलिड के लिए S लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं, और द्रव के लिए L लिखते हैं, जलीय विलयन के लिए AQ लिखते हैं। और उसमें अवक्षेप प्राप्त होता है तो अवक्षेप को हम तीर द्वारा नीचे की ओर दिखाते हैं, यानी वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। अवक्षेप जो भी प्राप्त होता है सॉलिड के रूप में, किसी विलयन में उपस्थित सॉलिड के रूप में अवक्षेप, जैसे हमने घी से दूध मक्खन से क्या कराएं, दही से मक्खन निकालते हैं, तो जो घी होता है वो क्या होता है, अवक्षेप के रूप में ऊपर प्राप्त हो जाता है और हम उसको छानकर निकाल लेते हैं, तो वो अवक्षेप हो जाएगा। तो और चौथा पॉइंट लिखते हैं इसमें, देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं, यदि अभिक्रिया को गर्म किया जाता है, मान लो कि अभिक्रिया को ताप दिया जाता है, यानी गर्म किया जाता है, तो गर्म किया जाता है तो उसको, अब ताप तो लिखना हो तो हम लिख देते हैं तीर के ऊपर, लेकिन अभिक्रिया को गर्म करने के लिए किससे दिखाते हैं, तो उसके ऊपर त्रिभुज का चिन्ह बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई, ये पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4, तो अभिकारकों के गर्म करने को यहाँ पे लिख सकते हैं, अभिकारकों के गर्म करने को तीर के ऊपर त्रिभुज, इसका त्रिभुज या ऊष्मा लिखकर प्रदर्शित करते हैं, लिखकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे Ca कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये खड़िया है, चूना पत्थर है, या जो हम लोग चॉक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, उसका सूत्र है। तो ये कैसा होता है, ठोस होता है। तो ठोस के लिए हम क्या यूज करेंगे, S। और ये CaO, ये भी चूना है, तो चूना कैसा होता है, ठोस होता है। ये बिना बुझा हुआ चूना है, और इसका अगर इसको H2O से रिएक्शन करा देते हैं
तो क्या बना लेता है, बुझा हुआ चूना बना लेता है, CaOH ट्वाइस बना लेता है। अब प्लस यहाँ पर क्या प्राप्त होगी, CO2, और CO2 क्या है, गैस है, सबको पता है। और इस क्रिया को टेम्परेचर दिया जाता है, ताप दिया जाता है, तभी ये टूटता है इसमें और इसमें। तो इसके ऊपर हमने क्या लिखा, ये या उष्मा लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। अब अभिक्रिया में सांद्रण है, तो उसको दर्शाने के लिए अब सांद्रता क्या होती है, तो सांद्रता जिसमें जल की मात्रा कम होती है, और तनु क्या होती है, जिसमें जल की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो, वो तनु होती है। और जिसमें जल का मात्रा कम है उसमें क्या होती है, सांद्रता होती है। यानी ऐसा कह सकते हैं, यानी किसी विलयन में विलायक की मात्रा विलेय से क्या हो, ज्यादा हो, विलायक की मात्रा विलेय से ज्यादा हो। तो यहाँ पर समझते हैं आगे, और तनु सांद्र और अच्छे से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो यहाँ पे देखते हैं सांद्रता को दर्शाने के लिए, सांद्रण को दर्शाने के लिए, सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए अभिकारक के सूत्र के पहले क्या करते हैं, तनु या सांद्र लिख देते हैं। करने के लिए अभिकारक के सूत्र के पहले तनु या सांद्र लिखते हैं। क्या, सांद्र, तनु या सांद्र लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जेडेन का क्रिया करा दे, तनु यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, तनु क्या, H2SO4 से। ये कैसा है, तनु है, यानी इसमें H2SO4 की मात्रा कम है, जल की मात्रा ज्यादा है, तो इसलिए ये तनु है। यानी इसमें जल की मात्रा क्या है, ये अत्यधिक जलीय विलयन है। यहाँ पे लिख देते एक्वस, तो ये क्या है, एक्वस है, यानी जलीय विलयन है, इसमें जल की मात्रा ज्यादा है। तब ये क्या बनाएगा, ZnSO4 बना लेगा, और ये कैसा बनाएगा, एक्वस बनाएगा, एक्वस यानी जलीय विलयन बनाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अगर मान लीजिए अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही होती है, या अभिक्रिया को ऊष्मा दिया जा रहा है, तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो अगर मुक्त होती है ऊष्मा तो उसको प्लस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, और ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसको क्या करते हैं, माइनस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। तो ये किधर लिखते हैं, उत्पाद की ओर। 6 पॉइंट देखिए, यदि उत्पाद की ओर लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं उत्पाद की ओर लिखते हैं, उत्पाद की ओर लिखते हैं। यदि ऊष्मा मुक्त होती है, तो प्लस चिन्ह द्वारा लिखते हैं, यदि ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसको माइनस चिन्ह द्वारा लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, तो कार्बन पूछे कैसा है, तो कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो इससे यहाँ पे ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होती है कितना, तो 94 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। तो यहाँ पे प्लस द्वारा दिखाएंगे। कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, कैलोरी। अगर दूसरा देखते हैं, कार्बन सॉलिड है, का रिएक्शन करा देते हैं सल्फर से। ये क्या है, सल्फर क्या है, सॉलिड है, इससे रिएक्शन करा देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा CS, क्या बन जाएगा, CS2। और ये CS2 क्या हो जाएगा, लिक्विड बनेगा। जो भी फॉर्म होगा क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। इधर 2 है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इससे क्या होती है, 22 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। 22 किलो कैलोरी ऊष्मा, ये K से किलो, C से कैलोरी, ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है यहाँ पर। ये चीज है। एक लास्ट पॉइंट है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीयता के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा अभिक्रिया जो दोनों तरफ होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 7वां पॉइंट, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीयता चिन्ह, उत्क्रमणीयता ये उत्क्रमणीयता यानी इधर भी होती है, इधर भी होती है। ये चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चिन्ह के द्वारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास है NaCl, तो ये ब्रेक होगा Na+Cl+ में, और ये बनाएगा फिर NaCl। ये चीज है, यानी इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा, ये जुड़ेगा तो ये बनाएगा, ये चीज। अगला पॉइंट देखते हैं, रासायनिक समीकरण का महत्व। इसमें देखते हैं रासायनिक समीकरण का महत्व। हेडिंग है रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण का महत्व, रासायनिक समीकरण का महत्व। इससे क्या, इसका क्या महत्व है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक संतुलित समीकरण से, एक संतुलित रासायनिक समीकरण से, संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें निम्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है, की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं भाग लेने वाले अभिकारक तत्व या यौगिक भी लिख सकते हैं। अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात क्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। प्राप्त उत्पाद के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कोई रासायनिक समीकरण है तो उस रासायनिक समीकरण में कौन से अभिकारक भाग लेते हैं और कौन सा उत्पाद बनता है, तो इससे हमको ये प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण से, या डायरेक्ट लिखते हैं इसमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं एवं अणुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट था? तीसरा पॉइंट, इससे परमाणु संख्याओं यानी अणुओं की संख्याओं और क्या पता चलता है? अणुओं की संख्याओं तथा द्रव्यमान के अपेक्षिक अनुपात का पता चलता है। द्रव्यमान के अपेक्षिक अनुपात का पता चलता है। चौथा पॉइंट, अभिक्रिया
में भाग लेने वाले प्रक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और यौगिकों के सूत्रों व प्रतीकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है। पांचवा, आयतन का पता चलता है। आयतन का पता चलता है, या ऐसे लिखते हैं आयतन की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। मोलों की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है, मोलों की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है, मोलों की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं नोट में कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर। सामान्य ताप दाब कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब, इसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन इतना लीटर होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमारे बुक से है आप लोग की, कि इस समीकरण से क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। एक समीकरण है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस समीकरण से क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 3 mg मैग्नीशियम प्लस N2 कनोटेटेड टू Mg3 इंटू N2 से क्या पता चलता है, इस समीकरण से क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, इस समीकरण से क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो पहली जानकारियाँ मिलती हैं प्रतीक का, पहली जानकारी किसकी मिलती है, प्रतीकों की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, प्रतीकों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी हमारी प्रतीकों यानी संकेत कह सकते हैं। दूसरा सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है, सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रतीकों या संकेतों, प्रतीक या संकेत, तो कहेंगे कि मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, तो Mg है। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है, तो N2 है।
अब पूछेंगे कि इसका सूत्र सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र। तो ये सूत्र की बारे में पता चलता है Mg3N2, ये मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र है, ये इसका पता चलता है। दूसरा चीज ये है कि क्या बन रहा है। तीसरा पता चलता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं। तीसरी ये जानकारी मिलती है कि अभिक्रिया में कौन कौन तत्व भाग लिए हैं। तो क्या पता चलता है कि इस अभिक्रिया में कौन से तत्व भाग लिए हैं। एक मैग्नीशियम है, एक नाइट्रोजन है। चौथा पॉइंट ये पता चलता है कि क्या बना है। तो क्या बना है, मैग्नीशियम नाइट्राइट। इसका नाम, फार्मूला का नाम लिख देते हैं। इसका नाम है मैग्नीशियम यादागर है, मैग्नीशियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट मैग्नीशियम नाइट्राइट। तो क्या बना है, तो आंसर क्या देंगे, मैग्नीशियम नाइट्राइट बना है। ये चीज है। अगला पॉइंट है कि कितने परमाणु भाग लिए हैं, कितने परमाणु भाग लिए हैं या कितने अणु या परमाणु हैं। तो हम पूछे कि यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने अणु हैं या परमाणु हैं। मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, तो मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने परमाणु हो जाएंगे, 3। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 है। तो पांचवा पता चलता है परमाणुओं की संख्या। जैसे पूछें कि यहाँ पे मैग्नीशियम के, तो यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नीशियम और यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नाइट्रोजन। अब मैग्नीशियम नाइट्रोजन, तो यहाँ पर कितने परमाणु भाग लिए हैं, 3 परमाणु है। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो 2 परमाणु हैं। तो यहाँ से परमाणु की पता चलता है। अगला पॉइंट क्या पता चलता है, 6वां, कि मोलों की संख्या। क्या पता चलता है, मोलों की संख्या, मोलों का पता चलता है, कितना है। अगर पूछे कि यहाँ पे मैग्नीशियम कितने मोल है, तो जो आगे लिखा है यही बताता है। तो यहाँ पे 3 मोल मैग्नीशियम है और 1 मोल क्या है, 3 मोल मैग्नीशियम है और 1 मोल क्या है, नाइट्रोजन है, मोल। तो यहाँ पे जो सामने लिखा रहता है वो मोलों की संख्या बताती है। यानी इसमें 3 मोल मैग्नीशियम है और 1 मोल क्या है, नाइट्रोजन है, N2 यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या पता चलता है, कि इनका भार कह लो या द्रव्यमान का पता चलता है। द्रव्यमान अब पूछा जाए द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान का पता चलता है। तो द्रव्यमान यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब बताइए यहाँ पे मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है, 24। तो 24 तो परमाणु भार 24 होता है या द्रव्यमान 24 या 72। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 ग्राम। मैग्नीशियम कितना है, 72 ग्राम। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, तो एक नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14। तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14 दूना 28। तो यहाँ पे 28 ग्राम हो जाएगा, 28 ग्राम यहाँ पे, ये चीज। तो ये तो द्रव्यमान का पता चला किधर, अभिकारक में।
अभिकारक। और अब पूछा जाए कि अभिकारक में कुल कितना द्रव्यमान हुआ, तो इसको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 72 + 28 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम अभिकारक में भाग लिए हैं। उत्पाद में देखते हैं, इसी का उत्पाद में देखते हैं। उत्पाद में मैग्नीशियम कितना है, 3 है। मैग्नीशियम उत्पाद में देखिए, मैग्नीशियम कितनी है, 3 है, और नाइट्रोजन कितना है, 2 है। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 और ये +28। तो उत्पाद में दोनों मिलकर कितना आया, ये भी 100 ग्राम आया। तो जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद है, ये चीज़ है 100 ग्राम। तो ये इससे पता चलता है यहाँ पर। तो ये जानकारियाँ मिलती है। इस तरह से बहुत सारे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कि क्या क्या उससे जानकारियाँ मिलती हैं। अगला चैप्टर देखते हैं, अगला पॉइंट। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर कि इसके बारे में आपको बताना है कि इसमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन ये है, क्या क्या जानकारी मिलती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास N2 है प्लस H2 है, ये बनाता है NH3। तो इधर बैलेंस करने के लिए 2, इधर भी बैलेंस करने के लिए 3। तो आपको बताना है कि इस समीकरण से क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, और पता चल जाएगा तो आप इस पे कमेंट में, यूट्यूब पे कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वहाँ कमेंट पर जाकर भेज दीजिएगा, या नहीं तो इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं 6390096621। इस नंबर पे आप इसका सलूशन भेज सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो जाए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आते हैं अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। यहाँ पर उनकी सीमाएं क्या होती है रासायनिक समीकरण। तो हेडिंग है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सीमाएं क्या है, तो पहला इसके निम्नलिखित सीमाएं हैं, लिख सकते हैं निम्न सीमाएं हैं। पहला पॉइंट है, इससे अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है।
कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दूसरा, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अभिक्रिया संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप दाब एवं उत्प्रेरक की जानकारी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। तीसरा, क्रिया के वेग एवं अभिकारकों के सांद्रण का ज्ञान नहीं होता है। अभिक्रिया के वेग एवं अभिकारकों तथा उत्पादों के सांद्रण का ज्ञान नहीं होता है, सांद्रण के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तीसरा, चौथा पॉइंट है, प्रयुक्त माध्यमिक पदों की जानकारी नहीं मिलती है। प्रयुक्त माध्यमिक पदों की जानकारी नहीं मिलती है। पांचवा, प्रयुक्त या मुक्त होने वाली ऊर्जाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। होती है। 6, अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय की जानकारी नहीं मिलती है। बस, और आगे हम लोग का चैप्टर है, अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये हमारे बोर्ड से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है, तो हेडिंग यहाँ पे डाल लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक
अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। तो